क्यों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रताप नारायण मिश्र के का जो बात पाठ है उसमें पांचवा जो गद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बात के तत्व को समझना, बात के सार को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई बात के तत्व को, कोई बात बोल के चला जाता है, कोई आप पे कमेंट करके चला जाता है, तो उसको समझ पाना हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। और यदि दूसरे पर हम अपनी बात का आधिपत्य जमा देते हैं, अपनी बात का प्रभाव डाल देते हैं, वैसा भी सबके बस की बात नहीं है। सब वैसा साधक नहीं हो सकता जो किसी के ऊपर अपनी बात का आधिपत्य जमा दे, अपनी बात के द्वारा उसके मन पे प्रभाव डाल दे। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते थे। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े विद्वान थे, अनेक महान कवि थे, उनका जीवन लोगों को बात समझाने में और समझने में, उनकी बातों को समझने में ही व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ होता है। जो सहृदयगण होते हैं, जिनका हृदय कोमल होता है, जो दूसरे के लिए सिर्फ आनंद की ही बातें करते हैं, दूसरे के लिए सिर्फ उसका भला ही सोचते हैं, उसके आगे सारा संसार तुच्छ होता है। सारा संसार ही उसके सामने छोटा होता है। बालकों की तोतली बातें, छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी मुंह से बोले, उनकी बात का यदि वो किसी को गाली भी दे दे, अशब्द भी बोल दे, लेकिन उनकी तोतली बातें इतनी अच्छी लगती हैं, मन को भाती हैं कि कोई उसे बुरा नहीं मानता। सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, और जो सुंदरियाँ होती हैं, रमणियाँ होती हैं, उनकी मीठी मीठी और प्यारी बातें सबके मन को मोहती हैं। सत्कवियों की रसीली बातें, और जो सत्कवि होते हैं, जो अपनी कविताओं द्वारा यदि कोई किसी पे भी व्यंग करते हैं, तब भी कोई किसी को बुरा नहीं लगता। शुभ वक्ताओं की प्रभावशाली बातें, और जो शुभ वक्ता अच्छे बोलने वाले होते हैं, अच्छे विचारों को रखने वाले होते हैं, उनके प्रभावशाली यानी किसी के ऊपर प्रभाव डाल दे अपने बात का। जैसे अभी ऊपर बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति कुमार्ग पे चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, तो बातों के द्वारा हम उसे क्या कर लेते हैं, अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। तो वो क्या होता है, बातों का प्रभाव होता है। उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। यदि इन सब बातों का प्रभाव न पड़े, जैसे बालक की बातें हैं, सुंदरियों की बातें हैं, सत्कवियों की बातें हैं, यदि किसी के हृदय पे ये प्रभाव नहीं डालते हैं, तो उसे पाषाण खंड यानी पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए कि उसका हृदय पशु भी नहीं है, क्योंकि पशु भी प्यार की बातें समझते हैं। अच्छी तरह से बोलिए तो उनको भी ये लगता है कि हमसे कोई प्यार से बात कर रहा है, लेकिन उसे पशु की भी संज्ञा नहीं दी जाएगी, पाषाण खंड की संज्ञा दी जाएगी। क्योंकि पाषाण खंड यानी पत्थर का जो टुकड़ा होता है, वो उस पर कुछ भी करो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू, पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो वो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। कुत्ते और बिल्ली होते हैं, उनके अंदर इतनी विशेष समझ इंसानों की जैसी समझ तो नहीं होती है, लेकिन वो भी प्यार और क्रोध की भाषा समझते हैं। फिर वह मनुष्य एक ऐसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो। फिर जो इंसान है, इंसान को तो हर तरह की समझ होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, तो उसके हृदय पर, उसके मन पर दूसरी की बातों का असर क्यों नहीं होगा। इसमें है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अभी जो ऊपर आपको बताया गया है संदर्भ वही हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी जो मैंने व्याख्या बताया, बालकों की बातें कैसी होती हैं, तो बालकों की बातें तोतली होती हैं। इस अवतरण में पाषाण खंड से
क्या आशय है? हिंट पाषाण खंड से ये आशय है कि जब किसी इंसान के ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसे पाषाण खंड के समान समझना चाहिए। विद्वानों एवं कवियों का जीवन कैसे बीतता है? तो विद्वानों और कवियों का जीवन दूसरों पे अपना स्नेह प्रदर्शन करते हुए, दूसरों को अपनी बातों के प्रभाव में लेते हुए बीतता है। एक और व्याख्या देख लेते हैं। अगला है, मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि जैसे यदि किसी को कोई बात कहनी रहती है, किसी को कोई तात्पर्य देना रहता है या बात समझाना रहता है, तो लोग कहते हैं कि मर्द की जबान, यानी मर्द की एक जबान होती है। लेकिन यहाँ पे मिश्र जी ने मर्द की जबान को का कोई मोल ही नहीं बताया। उस पर एक व्यंग करते हुए बोले हैं कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया ये दोनों स्थिर नहीं रहता। अभी मर्द जो इंसान होता है वो कोई बात अभी कहता है और फिर उस बात से हट जाता है, यानी उसकी जबान का कोई मोल नहीं है। जिस प्रकार गाड़ी का पहिया एक जगह स्थिर नहीं रहता, चलता ही रहता है, उसी प्रकार मर्द की जबान चलती ही रहती है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधा कि बस बुजुर्गों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। अभी आज जो बात तो उसने कहा, यदि उसका स्वार्थ वहाँ सिद्ध हो रहा है, यदि किसी की जी हुजूरी करने से, किसी की चापलूसी करने से और उसका काम बन जाता है, तो उसमें वो थोड़ा सा भी देरी नहीं करेगा, चापलूसी करने ही लगेगा। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि उस बात से किसी का भला हो जाए, तो वहाँ पे बात का रंग ढंग बदल लेना, उसको परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं माना जाता है। पर कब? जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रसार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। लेकिन उसका उपयोग कब करना चाहिए? यदि उससे किसी का उपकार होता हो, देश का उद्धार होता हो, या कोई प्रेमी प्रेमिका हैं और उनके लिए यदि कोई बात करनी है जिससे उनका जीवन संवर जाए, तो हम वहाँ पे अपने बात को बदल सकते हैं, वो नीति विरुद्ध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि अपने स्वार्थ के लिए, पापी पेट को भरने के लिए हम बात को बदलते हैं, तो वो नीति विरुद्ध मानी जाती है। इसमें प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, वही हो जाएगा। व्याख्या भी बताया गया। लेखक ने किसी नियमों का उल्लंघन नहीं माना है। तो लेखक ने जब जहाँ पे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है और यदि हम वो कोई काम करते हैं, तो वो नियम के विरुद्ध नहीं माना जाता है। मर्द की जबान के चलते फिरते रहने का क्या तात्पर्य है? यानी मर्द की जबान कुछ भी कह सकती है, वो एक जबान पे रहने वाला नहीं है, उसकी जबान हमेशा गाड़ी के पहिए की तरह चलती रहती है। बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है। तो देशोद्धार के समय देश का उद्धार हो जाए, प्रेम प्रचार हो जाए, ये नीति विरुद्ध नहीं है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।